समय लोगों ने तरह तरह की बातें, जो जिसको पसंद थी वो अपने अपने हिसाब से बात को प्रस्तुत कर रहा था। कोर्ट और इन सब चीजों में बड़ी अलग थलग बातें होती हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो याचिका थी, आप किस आधार पर कोर्ट गए थे, कैसे कैसे ये मामला शुरू किया और कल कैसे कैसे अंतिम पायदान तक पहुंचा, और एक बार जो याचिका एक्सेप्ट हो जाती, वो खारिज होते होते तो बचा ली, तो वो डिसमिस के ही नाम पर होता है। डिसमिस का मतलब होता है खारिज कर देना। तो ये सब जानना चाहते हैं जी। तो मिश्रा जी, केस में कोई भी कमी किसी तरह से नहीं थी। केस में जो सुनवाई पूरी हुई है, और सबसे ज्यादा जो केस जो हमारा लगा था कोर्ट नंबर 9 में जस्टिस दीपांकर दत्ता और आर जॉर्ज मसीह जो है उनकी बेंच में था, जज साहब की में, उसमें लगभग 65 केस लगे थे और सुनवाई चली है सभी में। जितनी सुनवाई हमारे केस में चली है, लगभग 4 मिनट से कुछ कम, उतनी किसी भी केस पर समय नहीं दिया गया है। किसी का 1 मिनट में, किसी का 2 मिनट में। और ज्यादातर वो कोर्ट भी इतनी टाइट कोर्ट मानी जाती थी। हम लगभग 15 दिन से इस चिंता में थे कि जब कोर्ट इतनी सख्त है तो हमारे पास एक ऐसा एडवोकेट इतना अच्छा होना चाहिए। टीम के भी यही मांग थी कि हम किसी भी तरह से कोई कमी हमारे केस में ना रह जाए, ऐसे एडवोकेट को उतारा जाए जो हमारी जज साहब के सामने अच्छे से बात को पूरी रख सके। उसके लिए मिश्रा जी हमने क्या क्या नहीं किया, अगर आपको हम बताएं हमारी टीम ने क्या क्या नहीं किया, तो आप भी सोचोगे कि वास्तव में आपके द्वारा, आपकी टीम के द्वारा कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। मैं आपको बताऊं कि हम लोग रात और रात, चाहे वो 25 जुलाई 2017 का 70 पेज का ऑर्डर है, उसको पूरा हिंदी ट्रांसलेट करके पढ़ना और उनको जाके समझाना कि यहाँ शिक्षा मित्रों के साथ ये गलत हुआ। चाहे वो 12 सितंबर 2015 का शासनादेश जो ऑर्डर था हाईकोर्ट इलाहाबाद का, उसको पूरा हिंदी ट्रांसलेट करके पढ़ना। चाहे वो राम शरण मौर्य का ऑर्डर रहा हो, वो पढ़ना और उसको वकीलों के साथ बैठ के उसको जूनियर के साथ डिस्कस करना रहा हो। चाहे भारत के राजपत्र को पढ़ के उसे समझाना रहा हो। एक एक चीज को बाई डेट हमने वहां पे समझाने का प्रयास किया। अब सुनवाई की बात पे आता हूँ। देखिए, हमने जो वकील हमारे थे, कोई भी किसी तरह से हमने कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। टीम के पास समस्या ये थी कि अगर कहीं सीनियर ना होने से केस में कुछ गड़बड़ हो गया तो हमारे शिक्षा मित्रों का नुकसान हो सकता है। अगर पूरे शिक्षा मित्र जो हमारी टीम थी उसमें लोग कमेंट करेंगे कि आपने एक अच्छा सीनियर नहीं उतारा। अगर सीनियर उतारने के बाद भी हुआ है तो भी हमें चिंता यह है कि अगर अभी भी कुछ विकल्प जो इसमें बचा है उसके लिए पूरी टीम, कल भी बात हुई है, लगभग आज भी कहा है वकीलों से, उन्होंने 8 दिन तक का समय लिया है। अब मैं थोड़ा ये बता दूं कि जैसे हमारी जो तैयारी थी, चाहे वो 26 मई 1999 का शासनादेश हो, जो शिक्षा मित्रों का तथ्य जो छिपाया गया 1 जुलाई 2001 की शासनादेश को पेश किया गया, उसमें समाज से भी बता दिया था। उसकी जगह 11/8/1999 का शासनादेश हमने 6 बार पढ़ा और उसमें पढ़वाया वकीलों को कि देखिए यहाँ पे हमारी शिक्षा मित्रों की नियुक्ति छात्र शिक्षक अनुपात में हुई है, 1:40 में। और हमने ये भी समझाया था कि इसमें वो सहायक अध्यापक, प्रधान अध्यापक के जो पद थे जो खाली हुए थे, उनके सापेक्ष शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई है। वो भी समझाने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसके साथ साथ हमने, चाहे वो 1/7/2007 यानी 1/7/2007 का ऑर्डर रहा हो, जिसमें शिक्षा मित्रों के लिए जो 2007 में बीएड शिक्षा मित्र थे। मिश्रा जी आवाज आ रही है ना आपको? मिश्रा जी आवाज ठीक से आ रही है? हाँ, तो हमने बताया 1 जुलाई 2007 का शासनादेश, उसमें शिक्षा मित्रों को 10% कोटा दिया गया था बीटीसी में और शिक्षक बनाए गए थे। हमने वो भी बात समझाने का प्रयास किया और उसमें लोग कोर्ट गए थे कि शिक्षा मित्र
बैटरी नहीं पा सकते, ये 11 महीने पर काम करते हैं। तो माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ये शिक्षा मित्र 11 महीना काम करते हैं, 12वां महीना छुट्टी का होता है और 1 साल की सेवा हो गई और 3 साल तक लगातार सेवा मान करके हमारे पक्ष में फैसला किया था। उसमें बैटरी के बारे में बताया कि एक समाज सेवी व्यक्ति को बैटरी थोड़ी दिया जा सकता है। हमने कोर्ट में जो वकील थे उनको ये भी समझाने का प्रयास किया कि 2/6/2010 को आईटी एक्ट जो आया था, उस आईटी एक्ट को 1/4/2010 के शासनादेश में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति पर तत्काल रोक लगा दी थी। जो शासनादेश आया था 2 जून 2010 में, हमने ये भी बताया कि शिक्षा मित्रों की जो नियुक्ति है मिश्रा जी, वो 2010 से सबकी पहले की थी, यानी 2 जून 2010 से पहले सभी शिक्षा मित्र नियुक्त थे। हमने ये भी समझाने का प्रयास किया था कि जितने भी शिक्षा मित्र ज्वाइन हुए वो 26 मई 1999 से 2 जून 2010 के बीच में नियुक्त हुए हैं और आईटी एक्ट आया 23 अगस्त 2010 को, 10 से लागू हुआ। तो सारे जूनियर वकीलों को समझ में आया कि शिक्षा मित्रों पर आईटी एक्ट लागू होता ही नहीं था। हमने वो भी समझाने का प्रयास किया। जो 11/7/2001 को, जिसमें 2 चरणों में शिक्षा मित्रों को बीटीसी कराया गया, दूरस्थ बीटीसी, जिसका एनसीटी ने, केंद्र ने परमिशन दिया था, हमने वो भी आदेश समझाने का प्रयास किया था। जो 26/10/2015 को एक आदेश आया था जिसमें एनसीटी ने एक पत्र लिखा था राज्य सरकार के सचिव को, राज्य सरकार के सचिव से कहा था कि ये शिक्षा मित्रों को टेट में छूट दी जाए और ये छूट 4 साल के लिए इसमें समय दिया गया था। जो शिक्षा मित्रों के लिए उसमें कहा गया था कि शिक्षा मित्र तो आईटी एक्ट से पहले के नियुक्त हैं। वो भी हमने पूरा पढ़वाया, 3 बार पढ़वाया। उसके साथ साथ हमने 25 जुलाई 2017 का जो जजमेंट था, जो 70 पेज का जजमेंट था, उसमें एक एक बिंदु को हमने पढ़ा था और कौन से पेज पे कहाँ क्या लिख रहा है वो हमें आज भी हमें याद है, बहुत सारे पॉइंट। अगर मैं कुछ उसकी पॉइंट की बात करूं तो जो लोग कोर्ट में रहे हैं, जिन्हें जानकारी है, जिन्होंने जजमेंट पढ़े होंगे, वो मान जाएंगे कि वास्तव में इन्होंने बहुत मेहनत किया। और हम बात करें 10 अगस्त 2017 के राजपत्र की, जिसमें शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ था 25 जुलाई 2017 को, और 25 जुलाई 2017 के बाद सरकार ने 20 सितंबर 2017 को 10,000 रुपए वापस कर दिया था। उसमें 1 अगस्त 2017 से शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए मानदेय फिक्स कर दिया था। हमने वो भी समझाया कि 8 साल हो गया सर, सभी वकीलों को बता, 8 साल से शिक्षा मित्रों का 1 रुपया तक नहीं मानदेय वृद्धि हुई है और 8 साल के पीरियड में 10,000 शिक्षा मित्रों की मौत भी हुई है। ये नोट पॉइंट में भी नोट कराया था कि ये आदेश 25 जुलाई 2017, 12 सितंबर 2015 जो भी कोर्ट ने दिए, 10,000 शिक्षा मित्रों की मौत पर कोर्ट को मानवीयता भी होनी चाहिए। हमने पूरा समझाने का प्रयास किया। और भारत का राजपत्र जो आया था वो 31 मार्च 2015 से 2019 तक था, 4 साल का उसमें समय दिया गया था। उनके लिए था जो इसमें योग्यता पूरी नहीं कर पाए थे, वो शिक्षा मित्रों को भी उसमें शामिल लाभ मिलना था। हमने वो भी बताया कि ये सरकार ने शिक्षा मित्रों को तो लाभ नहीं दिया है, लेकिन 18 जून 2018 में जो बीएड वालों को शामिल किया है सरकार ने प्राइमरी में, जबकि वो अवैध था, वो ब्रज कोर्स भी नहीं किए हुए थे, और उनको सरकार ने उस राजपत्र के अकॉर्डिंग 18 जून 2018 के राजपत्र के अकॉर्डिंग उनको लाभ दिया गया है, जबकि हम लोग पहले से सेवारत हैं, लाभ पाने का अधिकार हमारे लिए है। ये भी हमने उसमें समझाया था। और 12 सितंबर 2015 का ऑर्डर हमने ये भी बताया था कि शिक्षा मित्रों को अयोग्य बताया और अयोग्यता की हमने परिभाषा दिया। हमारे जो पिटिशनर 26 पिटिशनर थे, हमने वो भी बताया कि इस पिटिशनर में ऐसे पिटिशनर भी थे कि जो लगने से पहले, शिक्षा मित्र बनने से पहले 2003 में 4 में एमएससी और बीएड और टीटी 2014 और 2013 के टीटी भी पास थे। हमने ये भी समझाया कि जब समायोजन सरकार ने किया तो वो आईटी एक्ट लागू भी कर दिया जाए तो उनके भी मानक पूरा करते थे। 25,000 शिक्षा मित्र ऐसे थे जो टीटी भी पास थे उस समय 2014 में। तो मिश्रा जी, हमने एक एक बिंदु पर हमने ये भी समझाने का प्रयास किया था कोर्ट को कि जो
सरकार ने जो हमारे जो नियमावली बनाई थी, उसमें सरकार की नियमावली में था कि जो स्नातक शिक्षा मित्र हैं, 2 वर्षीय बीटीसी किए हुए दूरस्थ बीटीसी, ऐसे 1,24,000 को एनसीटी ने परमिशन दिया है। लेकिन उस परमिशन में 1,24,000 में लगभग 12-13 हजार शिक्षा मित्र ऐसे थे जो परमिशन से छूट गए थे। उनको केंद्र के लिए राज्य सरकार ने दोबारा से प्रस्ताव भेजा, लेकिन उनको शामिल करके 1,37,000 का समायोजन किया है। हमने वकीलों को यही समझाया कि कोर्ट के हर ऑर्डर में 1,78,000 का जिक्र किया गया है और उसमें 46,000 इंटर पास बताए गए हैं। तो मिश्रा जी, हमने ये बताया कि ये तथ्य छिपाए गए हैं। कोई भी शिक्षा मित्र ऐसा नहीं था जो स्नातक नहीं था, जो शिक्षक बना था। एक शिक्षा मित्र स्नातक 2 वर्षीय बीटीसी, और सबकी जो नियुक्ति थी 2 जून 2010 से पहले की थी, यानी 23 अगस्त 2010 को आया है भारत आईटी एक्ट। तो उस दायरे में आते ही नहीं थे शिक्षा मित्र, आईटी एक्ट टीटी के दायरे से अलग थे। लेकिन हमने रात के 11-11 बजे तक, 12-12 बजे तक जितने भी सरकार के संशोधन हुए सबको समझाया, लेकिन हमसे एक गलती हुई। हमने सारे ऑर्डर पढ़े, लेकिन जो केस हमारा हाई कोर्ट में चला था, हाई कोर्ट में जो केस चला था, मान लो इस केस का जो शुरुआत संजीव बालियान जी ने किया था, जो समाज सेवी थे, और ये केस की शुरुआत उन्होंने अपने एक लेटर पिटीशन से 2020 में की थी। 2022 में मैं भी उनके साथ जुड़ा, कुछ और शिक्षा मित्र मुझसे पहले भी जुड़े थे। मैं अप्रैल 2022 से जुड़ा, और उन्होंने कहा कि ये ओपन कोर्ट में केस जाएगा, तो उन्होंने इसे केस दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में 2022 में लास्ट में। इसका केस नंबर था 34,295, जिसका ऑर्डर मैं वहीं आ रहा हूं जो जजमेंट में जो क्या फाल्ट हुआ। अब आप लोग कहोगे, जो इस बात सुन रहे होंगे वो सोचेंगे कि ज्यादा कथा बता रहे हैं। तो देखिए, कथा में एक भी शब्द अलग कोई नहीं बता रहा हूं। जब इस केस की जो शुरुआत करने वाले थे, हाँ मिश्रा जी, मैं सुन रहा हूं आपकी बात, आप बताइए। जो केस की शुरुआत करने वाले थे वो समाज सेवी संजीव बालियान थे। नहीं, मैं यहाँ माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा कि ये जजमेंट है। मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि संजीव बालियान जी का इसमें क्या रोल है। मैं मानता हूं समाज सेवी है, लेकिन उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में बताया गया जो शिक्षा मित्रों के सवाल थे कि उनकी बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निग्लेक्ट कर दी। फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट अभी कल बताने जा रहा हूँ। हाँ, कल भी उनकी याचिका वापस हुई। तो ऐसी कमियों के साथ वो क्यों जाना चाहते? कई शिक्षा मित्रों के कल से आज तक सवाल है। देखिए, मैं उसी पे आ रहा हूं सर। जैसे उन्होंने एक केस डाला था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी याचिका संख्या है 34,295। जो भी जागरूक साथी ये नोट कर लें, 34,295 2022। संजीव कुमार बनाम भारत संघ, ये याचिका थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई हुई थी 9 जनवरी 2023 को। 9 जनवरी 2023 को जो जज थे जस्टिस संजीव खन्ना और MM सुंदरेश थे। उसमें संजीव बालियान ने पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था। उन्होंने कहा था कि जो 25 जुलाई 2017 का जो जजमेंट है, इसमें 4 आधार पर ये जजमेंट जो किया गया है, शिक्षा मित्रों का समायोजन बहाल किया, जो निरस्त किया गया है, 12 सितंबर 2015 के ही आदेश को फॉलो कर दिया है, वो बिल्कुल गलत है। मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूँ, प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। तो उन्होंने एक ही चीज का प्रमाण लगाया था। तो उसमें सुनवाई में जो ऑर्डर में लिख के दिया था उन्होंने कि आप आर्टिकल 32 के तहत आप गलत आए हैं, पहले आप तो सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट जाइए, उसके सहारे हाई कोर्ट होते हुए आइए। तो उस ऑर्डर में ये लिख के दिया कि आपकी जो केस की मेरिट है, नो कमेंट दिस केस मेरिट। जे कल के आपके वीडियो में सुन सकते हैं आप, जो दत्ता साहब ने कहा था, नो कमेंट दिस मेरिट। आपका रिमिडीज, यानी इसमें केस में एक हाईकोर्ट जाने के लिए छूट समय को, यानी जो लेट गए थे उसको माफ कर दिया था। जो डिले हुआ था कोर्ट में जाने को, उसको रेमिडीज दी थी। और रेमिडीज के बाद तब हाई कोर्ट में संजीव बालियान ने, ये PIL थी, लेकिन ये वाली PIL का जिक्र उस ऑर्डर में, जो हाई कोर्ट में जो ड्राफ्ट तैयार हुआ वहां के वकील द्वारा, उसमें संजीव कुमार को शिक्षा मित्र समझ के लिख दिया गया। उसमें समाज सेवी शब्द छूट गया, जबकि संजीव बालियान थर्ड पार्टी थे, शिक्षा मित्र नहीं थे। ये फाल्ट, एक फाल्ट तो ये हुआ। ठीक, अब मैं दूसरा फाल्ट बता रहा हूं।
इस फाइल का पेज नंबर उन्होंने जिक्र भी किया है, पेज नंबर 273 पेज है, पैराग्राफ है इसका 47। जो जजमेंट का उसमें पार्ट है उसमें लिखा हुआ है 273 पेज के 47 नंबर पैराग्राफ पे। तो अब दूसरा वाला, अब यह PIL लेके संजीव बालियान अपने नाम से फिर डालते हैं हाई कोर्ट इलाहाबाद की डिवीजन बेंच में। डिवीजन बेंच में भी संजीव कुमार PIL के रूप में, जिसका डायरी नंबर है 635/2022, 635/2023, सॉरी 2023, और जिसकी जो सुनवाई होती है 23 मार्च 2023 को होती है। तो उसमें इन्होंने जो मांग की थी, इन्होंने मांग की थी कि जिस शिक्षा मित्रों का केस है जो PIL में, कि शिक्षा मित्रों के साथ गलत हुआ है, जिनको सहायक अध्यापक के समान सारे जो सुविधाएं हो वो दी जाए, मृतक शिक्षा मित्रों परिवार को 20 लाख रुपए दी जाए, ये सारी मांग थी इसमें। लेकिन कोर्ट ने ये भी PIL खारिज की और 1000 रुपए की पेनल्टी लगाते हुए कहा कि नो, इसमें लिखा था कि सर्विस मैटर इज नॉट मेंटेन इन PIL, सर्विस मैटर में PIL मेंटेन नहीं होती है। हाँ, हम इसको नहीं सुन सकते, अगर यहाँ पीड़ित आएगा तो हम सुनेंगे, लेकिन पीड़ित का मतलब था शिक्षा मित्र। अब यहाँ से शुरुआत होगी, ये PIL का जिक्र भी उसमें है 48 पेज पे, 48 पैराग्राफ है, 273 पेज पे जो ऑर्डर है उसमें, जो सुप्रीम कोर्ट का PDF है उसमें 273 पेज पे 48 नंबर पैरा बोला है, वीडियो में आप सुन सकते हैं जज साहब की। तो यहाँ पे भी जो उसमें गलती ये दूसरी ये हुई है कि ये भी समाज सेवी ना लिख के यहाँ पे भी संजीव कुमार पिटिशनर लिख दिया गया। दूसरा फॉल्ट ये हुआ है। अब तीसरा फॉल्ट बताता हूं। अब होता क्या है कि जब 23 मार्च 2023 के बाद अब शिक्षा मित्र पार्टी बन जाते हैं, यहाँ से रास्ता खुल जाता है शिक्षा मित्रों को पार्टी बनने का। तो इसमें धर्मेंद्र कुमार एंड 25 अदर शिक्षा मित्र पार्टी बनते हैं, जिसकी सुनवाई होती है सितंबर 2023 में। और सौरभ बसु एडवोकेट साहब ने इतनी दमदार बहस की थी, इतनी अच्छी तैयारी के साथ उन्होंने पूरा केस को जान डाल दी थी। तो उन्होंने कहा था सर तथ्यों को छिपा के फैसला दिया गया, इनकी योग्यता को छिपाया गया है, इनके साथ गलत हुआ है। तो सुप्रीम उसमें हाई कोर्ट के जो डिवीजन बेंच में जज साहब थे, उन्होंने कहा, सरकार की वकील भी मौजूद थे, क्योंकि वहां नोटिस पहले ही कट जाता है, वहां दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं। तो उसमें सरकारी वकील को फटकार लगाई थी जज साहब ने, कहा आप तथ्यों को छिपा के फैसला दोगे, लीजिए इसे, आप इस रजिस्ट्री में फाइल का अध्ययन करिए। और इस पर ये तो गंभीर मामला हुआ। उसके साथ जब अगली जब डेट इसकी लगी थी, 2-3 महीना रजिस्ट्री में फाइल चलती रही, डेट नहीं मिली। दिसंबर में 14 दिसंबर को सर इसकी डेट मिली, और इसका जो नंबर है 15,555 2023, अगर आप चेक करते हैं कर सकते हो डाल के। अब धर्मेंद्र कुमार एंड 25 अदर के नाम से ये केस था। इस समय ये गलती हमारे लोगों से हुई, हमसे मान लो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी को बुरा लगेगा, क्योंकि हम लोग भी थे, हम दूर पड़ते थे इलाहाबाद से 700 किलोमीटर, लेकिन उसके अगल बगल के भी शिक्षा मित्र थे, वो हम वकीलों के पास जा जाके हम लोगों का लिंक खत्म हो गया। संजीव बालियान का लिंक वकील से टूट गया। संजीव बालियान को का फोन सौरभ बसु नहीं उठाते थे, और उस केस में जो सुनवाई हुई, बिना तैयारी के सुनवाई हुई, उसमें बहस हुई। रामचंद्र मौर्य, आनंद कुमार यादव, तमाम दो, और ये हिमाचल प्रदेश का जजमेंट पे बहुत देर बहस हुई कि हिमाचल प्रदेश का जो जजमेंट है वो सेम शिक्षा मित्रों की तरह था, वहां बिना TT के शिक्षा मित्र पैरा टीचरों को सहायक अध्यापक बना गया है, और सेम यही कंडीशन है, एक ही योजना है, लेकिन वहां समायोजन बहाल किया है 17 अप्रैल 2020 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। तो कहते हैं कि ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजमेंट है। आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात सुनते, तुम्हारे साथ जो किया है उनको चैलेंज किया है, जो कानून बनाया है उनको चैलेंज करिए। अब सारे शासन उनको चैलेंज करके जो वकील साहब ने केस जो फाइल किया, सौरभ बसु के ARO होंगे, उन्होंने धर्मेंद्र के नाम से एक तो याचिका बन गई 15,555, और दूसरी याचिका बन गई 2397। जब वो केस दोबारा 24 में जाके हुआ,
उसकी 2-3 बार सुनवाई हुई, फरवरी में सुनवाई हुई, मार्च में सुनवाई हुई और 2 अप्रैल 2024 को फाइनल जजमेंट आया। तो ये पकड़ उसमें आ गई कि धर्मेंद्र कुमार के द्वारा उसमें ये लिखा हुआ था एक लाइन में कि मैंने कोई कैविएट मैंने दाखिल नहीं की है मेरे द्वारा, और मैं यहाँ कोर्ट में पहली बार आया हूं, मैंने कोई और केस नहीं डाला गया है। लेकिन हाई कोर्ट में 2 बार पिटिशनर बन गए धर्मेंद्र कुमार, और उन्होंने जज साहब ने गलती पकड़ ली। जब हमारे अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता PS पटवारिया सर ने सारी बहस करने के बाद आनंद कुमार यादव का जिक्र किया कि जहां शिक्षा मित्रों की योग्यता को छिपाया गया, ये सहायक अध्यापक की योग्यता रखते थे और इनके साथ गलत हुआ है, ये 24 साल से काम कर रहे हैं और इनको 10,000 रुपये मानदेय मिल रहा है, मात्र एक सहायक अध्यापक का काम करते हैं। तो उस समय जज साहब ने ये कमजोरी को पकड़ लिया और इससे ये सिद्ध होता है कि कोर्ट में बैठे हुए जज शिक्षा मित्रों को न्याय देना नहीं चाहते, उन्हें गलतियां देखनी है, उनकी अच्छाई नहीं देखनी है। और केस की मेरिट हमारी खत्म नहीं हुई है, केस हमारा खत्म नहीं हुआ है। केस हमारा खत्म जब माना जाता, जज साहब उठा के फाइल को फेंक देते, कह देते केस खारिज, डिसमिस। लेकिन स्टेटस पर डिस्पोज है, सुनवाई होने के बाद केस यानी निस्तारित होके केस विड्रॉ किया गया है, केस वापस लिया है। इसमें कुछ गुंजाइश है, केस दोबारा भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो सकता है, हाई कोर्ट में भी हो सकता है। इसके लिए हमारा वकीलों ने 10 दिन का समय दिया है। रक्षाबंधन के बाद हम फिर जाके डिस्कस करेंगे और जहां तक उचित होगा तो हम फिर से लड़ेंगे और उचित नहीं होगा तो नहीं लड़ेंगे। ये वकीलों ने हमें समय मांगा है तो हम जल्दबाजी में अब कोई गलतियां नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम अपने सभी भाइयों से निवेदन के साथ कहेंगे कि आप निराश मत होइएगा, हमने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। हाँ मिश्रा जी, बस मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था, सुबह से मेरे पास इतने फोन आए, मैं दवाई लेकर के मुझे जी पतन सिंह जी, और कोई आपका सवाल हो तो बताइए मिश्रा जी। हाँ, दिक्कत क्या रही, क्या कारण रहे जिस कारण से, क्या कुछ कारण तो जज साहब ने बताया होगा कि तकनीकी खामी है या कुछ है, क्योंकि शिक्षा मित्रों को बड़ा भरोसा था। देखिए तकनीकी खामी नहीं, ये तकनीकी खामी हमारी भी नहीं है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की है। उनकी इतनी है कि जो बड़े बड़े सीनियर होते हैं उनके पास समय ज्यादा दिन पहले मिलने का नहीं होता। हमने कितनी अर्जियां लगाई, कम से कम 20 वकीलों के पास गए, कुछ वकीलों ने तो बिना पैसे लिए बात ही नहीं किया। सीनियर से समय बड़ी मुश्किल से मिलता है, जो भी इतने बड़े सीनियर जो पूरे देश के सर्विस मैटर के टॉप हो, उनको समय कम मिला। हमने कल हमारी टीम जो थी रात 11 बजे इस बात पे मंथन कर रही थी, वकीलों से भी संपर्क रात 11 बजे भी नहीं छोड़ी थी कि हमारा दिमाग में ये था अगर केस को आगे डेट ले लिया जाए, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि पटवारिया सर को समय कम मिला है। लेकिन अब हम एक तरफ तो आगे बढ़ाने की सोचते लगे, एक तरफ हमारे साथियों का डंडा हम पे था कि अगर 4 तारीख को या 5 तारीख को सुनवाई नहीं हुई तो तुम्हारा ये हाल होगा, तुम्हारा वो हाल होगा। इतना प्रेशर था हमारे पास, उन लोगों को था जिन्होंने एक 10 पैसे का सिक्का नहीं दिया था। अब हम लोग उधर देखते कि आगे बढ़वाते तो भी हमारे पास डंडा पड़ेगा लोग हमारे साथियों का। अगर केस में अगर पटवारिया सर नहीं ले जाते तो भी डंडा पड़ेगा। अगर केस अच्छा हो गया तो ठीक है, कुछ कमी होगी तो भी हमारे पास लोग कमेंट करेंगे। लेकिन मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पूरे प्रदेश, किसी ने भी हमारी आलोचना नहीं की है, सबने तारीफ की है। भाई इसी बात से हम खुश हैं। हम जीते नहीं है तो हारे भी नहीं है, हमारा मैच बराबर 50-50 रहा है, आगे प्रयास जारी रहेगा। मिश्रा जी तो अब कब तक दोबारा जाने का प्रयास दिक्कत कुछ करेंगे नहीं या रही, क्या केवल करेंगे? वकील इसके लिए हम अभी नहीं बता सकते। अभी वकीलों से जब तक हम कोई गलत बात आपके चैनल पर बैठ के नहीं कहेंगे, नहीं झूठ बोल सकते हम, क्योंकि हमने इस केस में कभी झूठ नहीं बोला है। हमने कहा था पटवारिया सर को लाके खड़ा करेंगे, तो पटवारिया सर को हमने खड़ा करा, उनको हायर किया, चाहे कैसे किया, क्या व्यवस्था थी क्या नहीं थी, कैसे किया, वो हमारी टीम जानती है। लोग तो क्या क्या सोच रहे होंगे, लेकिन उनके सोचने से नहीं। हमने जो वकीलों का पैनल था, चाहे राहुल कौशिक जी हो, 3.5 घंटा जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं उनके साथ मेरी खुद डिस्कस 3 घंटा से ज्यादा बालियान जी के साथ बैठ के ब्रीफिंग हुआ। लेकिन हम चाहते तो कौशिक जी से ही बहस करा देते। अगर पटवारिया जी को हमने बोल दिया था अगर वो नहीं आते तो भी हमारे ऊपर कमेंट होते, तो हम क्या करते बताइए, आप ही बताइए। नहीं, बात तो ठीक है, अच्छा हो जाए तो कोई कमेंट नहीं करता है, जो कोई घटना नेगेटिव हो जाती है तो सब कमेंट करते हैं और वो लोग ज्यादा करते हैं जो
आपका सहयोग नहीं करते हैं, आपका साथ नहीं देते हैं, वो और ज्यादा। नहीं, हमारी टीम का कोई भी एक भी बंदे ने हमें कोई कमेंट नहीं किया है जो हमारी टीम में जुड़े थे। हमने कल जब आपका लेकिन दिक्कत आपसे उन्हीं बात होती है जो उसके बाद जब आपसे बात हो गई थी, उसके बाद हमने एक प्रोग्राम किया, एक वीडियो बनाया। शिक्षा में तो लगातार फोन आ रहे थे कि सर जी क्या हुआ केस में, तो मैं एक एक किसको जवाब देता, तो मैंने एक वीडियो बना दिया। उस वीडियो बनाने के बाद भी लोगों ने सवाल किए कि इस और वो तरीके से नहीं वीडियो जाना जो था, आपने ऐसे नहीं लगाया जाना था, मैं चाहता तो मैं वीडियो अपने उस पर डाल सकता था, लेकिन वो वीडियो मैंने मोबाइल से बना के और आप मैं ग्रुप में डाला, मैंने कोई ना कोई से शेयर कर देगा तो फोन नहीं आएंगे। उसके बाद फोन आने कम हो गए थे, नहीं, और मैंने जब तो वो आपका सच फोन जा बताया रहा जो था तो आपसे हम बात वकील हुई, साहब और के पेपर में। जो मैंने ऑर्डर सुना और वो समझा, इसलिए मैंने वो वीडियो शेयर किया था। क्योंकि एक एक आदमी को मैं भी जवाब नहीं दे सकता है भाई, सब लोग जानना चाहते हैं, सब लोगों को भरोसा है कि मिश्रा जी कह रहे हैं तो कुछ बात दमदार होगी, सही होगी। मैं कभी गलत बात नहीं, मैं थोड़ा लेट प्रोग्राम करता हूं, लेकिन जब तक तथ्य नहीं आएंगे मैं नहीं बोलता। और अब मैं फिर कह रहा हूं कि शिक्षा मित्र, कल भी एक का निधन हो गया, आज भी एक का निधन हो गया। ना तो जनप्रतिनिधि जाना चाहता है, ना सरकार के अधिकारी ये जाना बात चाहते हमने हैं। सर अपने सीनियर सर अपने हमने पटवालिया सर के सामने हाथ जोड़ के निवेदन किया। राहुल कौशिक जी से मैंने कहा था सर एक दिन में 3 शिक्षा मित्रों की मौत होती है, मैंने ये कहा था 10,000 शिक्षा मित्रों की मौत हो चुकी है, अगर केस में कुछ गड़बड़ हुआ तो कुछ अनर्थ हो सकता है। तो उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया था कि नहीं, मैं तुम्हारे केस को किसी भी कीमत पर नोटिस कराऊंगा 99%, अगर 1% कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं केस की डेट ले लूंगा। ये बात उन्होंने, और उन्होंने प्रयास भी किया। उन्होंने सर से बोला माय लॉर्ड मैं एफिडेविट लगा दूंगा, शुक्रवार की डेट लगा दीजिए, शुक्रवार के लिए फ्राइडे के लिए बोला उन्होंने। फ्राइडे के बाद उन्होंने जब बात को, जज साहब के दिमाग में ही था कि इस केस को हमें ये आगे नोटिस करना नहीं है, मूड बना के बैठे होंगे और पढ़ के आए थे हैं ये जज साहब, वास्तव में पढ़ के आए थे केस को। उन्होंने कमी के वाले पेज पे ही गए, वो उन्होंने तुरंत उसी को पकड़ा, और वो नहीं, कमी वाला पेज मैंने नहीं पढ़ा। मैं आपसे सच कह रहा हूं कि मैंने हाई कोर्ट में ड्राफ्ट उसका पीडीएफ मेरे पास नहीं था, वो बालियान जी के ही पास था, या फिर वहां वकील साहब ने वो फाइल दी नहीं थी हम लोगों को, हमने मांगी थी उस समय, लेकिन हम उधर आस पास के होते तो जितना मैं नहीं, बात ठीक है कि जब तक आप केस की डिटेल नहीं समझेंगे तब तक आप केस में करेंगे क्या, और कई चीजें यहीं से ऊपर हमने नीचे हाई हो कोर्ट में जाती किया भी किए होते तो वहां से गड़बड़ नहीं होती, वहां से रिजल्ट। मिश्रा जी जिस दिन 14 दिसंबर 2023 को हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई हो रही थी तो मैं अंदर बैठा था। अगर उस समय केस हमारे सौरभ बसु साहब खारिज करा लेते, बोले वापस नहीं लूंगा खारिज कर दो, तो वो हमें ऑर्डर 1 मिल जाता तो आज हम 100% जीत के आते, क्योंकि हमें ऑर्डर चाहिए था और उसे वापस लेने से 2 जजमेंट बन गए धर्मेंद्र कुमार के नाम से। 2 जजमेंट हमारे लिए ठीक नहीं रहे, क्योंकि वो उसमें ड्राफ्टिंग में भी उन्होंने लिखा मेरे पहला केस है, लेकिन दूसरा केस दोबारा 2397 में दाखिल हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये होती है कि जो आप लेके हाई कोर्ट में गए थे वही सेम रखना था। अगर हमें पता होता कि ये मिस्टेक है तो हम इसका उपाय जरूर ढूंढ लेते, लेकिन हमारे पीडीएफ नहीं पढ़ा था। तो ये इसमें जो फॉल्ट हुआ वो वकील के द्वारा, जो एओआरओ थे जो केस की फाइल तैयार करते हैं, जो ड्राफ्टिंग करते हैं, उनकी गलती रही है, हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं रही है। नहीं, अब किसी मिश्रा की जी तरफ से नहीं रही हो, और सवाल कोई तो सवाल लोग हो तो आपसे ही बताइए। करेंगे। आप उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आप केस को आगे ले जा रहे हो, तो लोग सवाल तो आपसे करेंगे, गलती किसी की रहे। और मैं एक चीज जरूर कहूंगा जी कि जी सबसे जी बड़ी बात यह है कि अब क्या आगे तैयारी पे आप लगे हो। आपने ये बातें बताई, आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ है, स्वास्थ्य इसलिए भी गड़बड़ हो जाता है कि 4-5 दिन से लगातार भाग दौड़ में लगे होंगे, और भाग दौड़ के मुताबिक परिणाम नहीं, तो आदमी सोच में भी चला जाता है, उम्र भी है और देखिए 4 थकान भी है, दिन से सोया ये नहीं सब है चीजें। और रात नींद नहीं आई, ये नहीं आई कि आज भी संपर्क किया है, लेकिन कुछ हमारे एक एडवोकेट हैं, वो 4-5 दिन बाहर भी, रक्षाबंधन के बाद फिर डिस्कस करेंगे।
शायद पदम सिंह जी से सर जो वकील होते हैं बड़े बड़े, नेटवर्क उनके इशू आ रहा है। उनके जो नीचे जूनियर होते हैं वही केस को हैंडल करते हैं। पदम सिंह जी देखिए 8-10 फोन आ चुके हैं सर, मेरा साइलेंट पे आज मेरे पास यहाँ पे दूसरा फोन नहीं है। नहीं, मैं आपसे मिश्रा जी, सवाल, एक और बड़ा प्रमुख सवाल है जो कई लोग कर रहे थे और पूछ भी रहे हैं, ये खारिज और वापसी, इस दोनों पर जरा अपना विचार रख दीजिए, क्योंकि क्या था, आप तो कोर्ट में सम्मिलित रहे, सुनवाई के दौरान कोर्ट में थे आप? आपने अपने चैनल पर मुझे था और हमारे 3 लोगों का पास था, मैं देखी तो अंदर भीड़ ज्यादा, एक ही आदमी अंदर सामने खड़ा होता है, एक इसमें एक जो पास बनता है अंदर रूम में खड़े होने का, बाकी गैलरी के बनते हैं। तो हम गेट के दरवाजे पे खड़े थे और नरेश भाई सामने खड़े थे, हमने उनको आगे कर दिया था। मैं क्यों खड़ा था कि जो वहां पे वीडियो चल रहा था उसका रिकॉर्डिंग के लिए, क्यों अंदर मोबाइल अलाउ नहीं होता, तो मैं गेट पे जो उसका जो वीडियो जो मैंने बनाया वो बाहर गेट पे खड़े होकर बनाया कर दिया था। मैं क्यों खड़ा था कि जो वहां पे वीडियो चल रहा था उसका रिकॉर्डिंग के लिए, क्यों अंदर मोबाइल अलाउ नहीं होता, तो मैं गेट पे जो उसका जो वीडियो जो मैंने बनाया वो बाहर गेट पे खड़े होकर बनाया और बना के मैं उसमें पूरी स्पष्ट सुन रहा था और सामने से मुझे जज साहब भी दिख रहे थे बोलते हुए दरवाजे की तरफ से। तो इसलिए मैं वहां पे जो डिसमिस और जो डिस्पोज वाला जो बात है उसको मैं बता दूं कि अगर हमारा केस बिल्कुल खत्म होता, सारे रास्ते बंद हो जाते, तो वो पहले ही उस पर स्टेटस पे लिख दिया जाता कि ये केस जो है डिसमिस, डिसमिस यानी खारिज, खत्म, कोई ऑप्शन नहीं, सुनवाई नहीं होती उस पर। ठीक, अब हमारे वकील साहब की सुनवाई हुई, पक्ष रखा, जज साहब ने तर्क किया, सुनने के बाद उसका डिस्पोज किया, डिस्पोज यानी निस्तारण, निस्तारण करके केस खत्म हो गया, यानी खारिज, और विड्रॉल यानी वापस यहाँ से। अब विड्रॉल शब्द इसमें जो लग गया, इसका मतलब हो गया वापस ले लिया, तो इसमें कुछ बनते हैं ऑप्शन के दोबारा से फाइल करने की, दोबारा से फाइल करने के ऑप्शन बनते हैं, और ऑप्शन जहां गलती हुई है हाई कोर्ट से वहां पे भी कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो इसके लिए हम वकीलों से कोई एक और रास्ता है उसको निकालेंगे, उस पर बात चल रही है। अगर लीगल होगा, अगर हमें कामयाबी मिलने की चांस है तो जरूर वहां तक हम लड़ेंगे, क्योंकि इस केस में जब हम जुड़े थे, बहुत शिक्षा मित्र इस केस से जुड़े, लेकिन कोई आया, कोई 2 महीने टिका, कोई 4 महीने टिका, कोई 1 साल में चला गया, कोई 2 साल बाद चला गया अलग। लेकिन हम जब से जुड़े 2022 से, तब तक हमने कहा कि इस केस का हम अंतिम रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक लड़ेंगे, और जब तक हमें सफलता ना मिलेगी तब तक लड़ेंगे। लेकिन उसी के लक्ष्य पे अभी भी कायम है, चाहे कितने भी दिक्कत आई है, सबको झेलते हुए अभी भी गुंजाइश है, चाहे भले हमें किसी से मांग ना करनी पड़े। हमें 10-20 लोग जो हमारे पिटिशनर है ना, और जो पश्चिम के लोग हैं, इतने घर से भी संपन्न हैं, बहुत अच्छे घर से हैं, उन्होंने 1-1 लाख रुपए अपने घर से लगा चुके हैं। मैं इसमें झूठ नहीं बोल सकता। उन्होंने कभी किसी से पैसे की मांग नहीं की, कभी उनके नाम से आपको पोस्ट नहीं आती, देखा होगा, कभी पैसे की डिमांड नहीं की। जो लोग जुड़े हैं अपनी इच्छा से जुड़े हैं, किसी को प्रेशर करके नहीं जोड़ा। इसमें लगभग हमारा 800 लोगों का टीम है, और सबका बिल्कुल इतनी क्लियरिटी के साथ, हमने किसी संगठन से भी रिक्वेस्ट नहीं की आप इसमें आइए, हमारा सहयोग करिए। जिसको अच्छा लगे वो आए, जिसको अच्छा नहीं लगे वो नहीं, लेकिन कमेंट वही आदमी करे जो इसमें जुड़ा हुआ है, और जिन्होंने कुछ सहयोग नहीं किया वो करेगा तो वो उसमें थोड़ा हम लोगों को ठेस पहुंचती है। भाई इसी के साथ में मिश्रा जी आपसे विदा चाहूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने समय काफी दिया, और आपने कई दिन, पदम सिंह जी आपने हमें समय दिया, इसके लिए ठीक है आपका सर, आभार, धन्यवाद। नमस्कार सर।